ये 2016 का जो 12 बजे वाली पाली है उसका पेपर है। इसके आज अपन पहले केमिस्ट्री सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर अपन इसका देखते हैं, यदि समय बच गया तो बॉटनी सॉल्व करेंगे और उसके बाद इंग्लिश सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, 3 पेपर सेट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब देखते हैं समय कितना बचता है, उसके हिसाब से काम करेंगे। लेट हो गया क्योंकि आज हम। तो सबसे पहला है लाल लेड। लाल लेड बोले तो क्या होता है? रेड लेड। ठीक है ना, इसका जो सूत्र है ये क्या है? तो बहुत ही फेमस है ये। इसका सूत्र होता है Pb3O4। याद रखिएगा, इसका सूत्र क्या होता है? Pb3O4। ठीक, इसमें दो प्रकार के लेड मिले होते हैं, Pb2O3 और PbO। ठीक, लेकिन याद रखना है कि ये मिश्रित लेड है और इसी को क्या कहते हैं? लाल लेड भी कहते हैं। तो यहां पर ये राइट आंसर अपना आएगा। लाल लेड का जो सूत्र है बहुत ही सरल। और सिंदूर जो अपन कहते हैं उसको बनाने में इसी का प्रयोग होता है। याद रखिएगा, सिंदूर बनाने में इसी का प्रयोग होता है। ठीक है, याद रखना है अपने को। अगला नंबर गेमेक्सेन। गेमेक्सेन आप सभी जानते हैं, हमने इसको अभी लास्ट में जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 11वीं वाला पार्ट चल रहा था उसी में हमने बताए हैं कि जब क्या किया जाता है, जब बेंजीन की क्रिया क्लोरीन के साथ, जब बेंजीन की क्रिया क्लोरीन के साथ सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कराई जाती है तो ऐसी स्थिति में C6H6Cl6 बनता है, जिसको अपन गेमेक्सेन कहते हैं। लेकिन उसने क्या पूछा है, देखो गेमेक्सेन का नाम क्या है, तो उसने इतने सारे नाम दिए। अब इसका नाम बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, हेक्साक्लोरोबेंजीन भी है, कोई बुरी बात नहीं, हेक्साक्लोरोबेंजीन भी इसका नाम है। ठीक है ना, लेकिन इसने प्रश्न में देखो यहां पर बोला गेमेक्सेन का नाम क्या और यहां पर क्या बोला है? IUPAC नाम क्या है। ठीक है, अब अपन यदि केवल गेमेक्सेन का नाम देखें तो भैया BHC सही है, बिल्कुल सही है, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, कोई गलती नहीं है। ठीक है ना, लेकिन यहां से पता चलता है कि उसने क्या पूछा है? IUPAC नाम पूछा है। और यदि इसका IUPAC नाम बताना हो तो फिर इसका स्ट्रक्चर हमें बनाना पड़ता है। ये बन गया साइक्लोहेक्सेन, और साइक्लोहेक्सेन में पहले कार्बन, दूसरे कार्बन, तीसरे कार्बन, चौथे कार्बन, पांचवें कार्बन और छठवें कार्बन पर लगातार 6 क्लोरीन होते हैं। तो अपन कहते हैं 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो यहां पर देख लो, ये गिनती यहां पर लिखी है 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोबेंजीन। ये तो गलत है, बेंजीन तो बचा ही नहीं है क्योंकि रिंग टूट गया अंदर का, तो बेंजीन तो बचा ही नहीं है, वो तो साइक्लोहेक्सेन है। तो 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ये आएगा राइट आंसर। ठीक है, ये राइट आंसर। ये गलत क्यों है? क्योंकि ये प्रचलित नाम है। ठीक है ना, ये भी क्या है? गलत नाम है, अपन कहेंगे प्रचलित भी नहीं है ये वाला। और ये वाला गलत नाम है, बेंजीन लिखा है और इसमें हेक्साक्लोरो 1 2 3 4 5 6 हेक्सा, अच्छा ये तो करेक्ट है रे, सॉरी। तो ये आ गया, है कि नहीं? तो इस प्रकार से यहां पर अपन कहेंगे कि ये प्रचलित नाम है। यदि आ जाता गेमेक्सेन का प्रचलित नाम कौन सा है तो हम कहते हैं BHC। और गेमेक्सेन का IUPAC नाम कौन सा? तो 1 2 3 4 5 6 हेक्साक्लोरो साइक्लोहेक्सेन, ये नाम आएगा। उसका डिजाइन भी और बनाने की विधि भी हमने आपको बता दी है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये देखो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बहुत सरल, क्या बोलता है? निम्नांकित में 8 8 कोऑर्डिनेशन नंबर का उदाहरण क्या है? तो याद होगा आपको, NaCl जो है वो 6:6 का बेस्ट उदाहरण था और CSCl जो है वो 8:8 का बेस्ट उदाहरण था। तो इसमें आएगा कौन? तो हम कहेंगे CSCl। ठीक है ना, याद रखिएगा। ZNS का याद होगा 4:4 था, याद है कि नहीं? ठीक है, और इसका कितना था? कौन बताएगा? हाथ उठा ले, इसका बता दे, कौन बताएगा? 4:8 कह रही, 8:4, 8:4, 8F- 8F- Ca++ को घेरते हैं और 4 Ca++ माइनस को घेरते हैं। इसके अपोजिट में कौन था? Na2O, 4:8। याद है, फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड बताया था मैंने। चलिए, तो ये भी क्लियर होता है। आगे चलते हैं। इसमें पूछा है हमसे कि K4FeCN6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? तो K4FeCN6 में हमें Fe की ऑक्सीकरण संख्या देखनी। ठीक है ना, बड़ा सरल है। आप सभी जानते हैं 4 पोटेशियम के कितने हो जाएंगे? 4+। ठीक है ना, मतलब बिना निकाले अपन जान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन फिर भी
4 पोटेशियम के 4 प्लस, Fe का x, 6 Cn के 6 माइनस, कोष्टक के ऊपर कोई आवेश नहीं है। x बराबर ऋण 6 में से 4 गया तो क्या बचेगा, ऋण 2, और ऋण 2 का पक्षांतर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो यहां पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकल के आ जाएगी धन 2। 4 पोटेशियम के 4 प्लस, Fe का x, 1 Cn का 1 माइनस, तो 6 Cn के 6 माइनस, 6 माइनस में से 4 प्लस गए तो 2 माइनस, 2 माइनस का पक्षांतर किए तो क्या हो गया, 2 प्लस। बात समझ में आ गई? चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, अम्लीय हाइड्रोजन किसमें उपस्थित है, तो भाई जिसका व्यवहार देखो, जिसमें विस्थापनीय हाइड्रोजन होता है, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मैं, जिसमें विस्थापनीय हाइड्रोजन होता है तो हम कहते हैं कि उसमें भाई अम्लीय हाइड्रोजन है। जो हाइड्रोजन निकल सकता है, जो हाइड्रोजन निकाला जा सकता है वो विस्थापनीय हाइड्रोजन, ठीक। और विस्थापनीय हाइड्रोजन, अब आप कहेंगे सर इसमें C2H2, एथीन C2H4, एथेन C2H6, बेंजीन C6H6, ठीक है ना, क्या आ जाएगा C6H6, ठीक है। अब देखिए, अब प्रश्न बनता है कि सर सभी के पास हाइड्रोजन है, सभी के पास हाइड्रोजन है, अब हम कैसे समझें कि किसका जो हाइड्रोजन है वो विस्थापनीय है या जल्दी विस्थापित हो जाएगा, विस्थापनीय है या जल्दी विस्थापित हो जाएगा, वो कौन सा है। तो भाई मैं आपको एक हिंट दिए देता हूं, ये सब अपन संकरण के हिसाब से निकाल सकते हैं यदि हाइड्रोकार्बन में निकालना है तो, हाइड्रोकार्बन में निकालना है तो, ठीक है ना। याद रखिएगा sp, जिसमें s लक्षण सबसे ज्यादा होगा उसका हाइड्रोजन सबसे सरलता से विस्थापित होगा, जिसका s लक्षण सबसे ज्यादा होगा तो हम कहेंगे उसका जो हाइड्रोजन है सबसे पहले विस्थापित होगा, इस बात को ध्यान रखना है। जिसमें s लक्षण सबसे ज्यादा होगा उसी का हाइड्रोजन सबसे पहले विस्थापित होगा और हम कहेंगे वही अम्लीय हाइड्रोजन को प्रदर्शित करेगा या सबसे ज्यादा अम्लता को प्रदर्शित करेगा। हाइड्रोजन सबके पास है, ठीक है ना। तो तुम जानते हो यहां पर स्थिति क्या है, एस लक्षण सबसे ज्यादा किसके पास है, एस लक्षण सबसे ज्यादा किसके पास है, एक मिनट, मैंने आपको ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में क्या बताया था, सिंगल बॉन्ड मतलब बताया था मैंने sp3, ऐसे ही बताया था ना कि sp बताया था, जहां कोई भी डबल बॉन्ड ना हो वहां संकरण sp3, जहां पर एक पाई बंद हो वहां पर, और जहां पर 2 पाई बंद हो वहां पर, ऐसे ही बताया था ना। हाँ तो यही सिस्टम करेक्ट बैठेगा, क्या ये क्रम पलट भी जाता है ना, तो यहां से पता चल जाएगा। अपने को याद रखना है जिसमें sp संकरण मतलब जिसमें s लक्षण सबसे ज्यादा, देखो sp में s 50% है और p कितना है 50%, इसमें देखो इसमें s कितना आएगा 33% और p भी कितना आएगा 33.33, इसमें क्या होगा s कितना आएगा 25%। निकालना सिखाया हूं मैंने, नहीं सिखाया हूं ना। कितने कक्षक है, 2, 2 कक्षक है तो 100 में भाग दे दो 2 से तो कितना आ गया, कितने कक्षक है 3, 100 में भाग दे दो 3 से, कितने कक्षक है 4, 100 में भाग दे दो 4 से, निकल के आ जाएगा, आएगा कि नहीं। सबसे ज्यादा एस लक्षण किसके पास आ रहा है, इसके पास, तो जिसमें sp संकरण होगा, जिसमें sp संकरण होगा उसी का अम्लीय हाइड्रोजन सबसे पहले विस्थापित होगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आएगा कौन, एथाइन या एसिटिलीन, ठीक है ना, क्योंकि एथाइन या एसिटिलीन में CH ट्रिपल बॉन्ड क्या है CH, ये वाली स्थिति है और ये वाली स्थिति यहां है और यहां S लक्षण सबसे ज्यादा है, सही बात है कि नहीं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो सीधी सीधी बात यह है कि जिसमें S लक्षण सबसे ज्यादा होगा उसमें अम्लीय हाइड्रोजन सबसे पहले विस्थापित होगा, क्योंकि हाइड्रोजन तो सबके पास है यार, ठीक है। तो S लक्षण जिसका ज्यादा होगा उससे अम्लीय हाइड्रोजन सबसे पहले विस्थापित होगा, इसमें आएगा। तो इसमें कौन सा संकरण, sp2, इसमें कौन सा है sp3, और बेंजीन के प्रत्येक कार्बन परमाणु का संकरण क्या है sp2, क्योंकि उसमें भी एक पाई बंद होता है, सबका संकरण मिल गया भाई। इसका प्रत्येक कार्बन बेंजीन का sp2, इसका sp3, इसका sp2, इसका sp, अब देख लो इकलौता है कौन, एथाइन। मिल गया नहीं मिला आंसर, तो ये सरल उत्तर था अपना। चलो अब आगे चलते हैं, ये देखो ये विधि सेम टू सेम कॉपी से क्वेश्चन आया अपना, ठीक है नहीं।
मतलब लगभग ऊपर के भी क्वेश्चन सेम टू सेम आए हैं। यहां पर ये लिखा है निम्नलिखित समीकरण से शोधन की कौन सी विधि प्रकट होती। अब यहां पर शुद्धिकरण की कौन सी विधि प्रकट होती, तो याद करो टाइटेनियम, टाइटेनियम को शुद्ध करने के लिए कौन सी विधि, क्या पोलिंग विधि इस्तेमाल की जाती। पोलिंग विधि तो अपन ने किसके लिए यूज की थी, कॉपर के लिए। क्या बेसिमरीकरण यूज होता है, नहीं। बेसिमरीकरण तो शोधन की विधि नहीं है, शोधन की विधि थोड़ी, वो तो धातु कर्म की विधि है, धातु कर्म की विधि है वो। ठीक है, तो ये तो कहना गलत होगा। क्यूपेलीकरण अपन ने किसके लिए यूज किए हैं, चांदी के लिए, खरपरीकरण या क्यूपेलीकरण, याद है कि नहीं। और उसके बाद वन आर्केल मेथड अपन ने यूज किए हैं किसके लिए, टाइटेनियम के लिए। तो इस तरह से यहां पर हम कहेंगे कि राइट आंसर आएगा टाइटेनियम, वन आर्केल, सबका हो गया है कि नहीं। चलो अगला क्वेश्चन, लोहे के प्रगलन में वात्या भट्टी में 400 से 16 अंश सेल्सियस ताप पर क्या होता है। 400 से 1600 कह दिए, 400 से 600, वो पर्दा 6 लगा देना। तो 400 से 600 डिग्री पर यहां पर हम कहेंगे कौन सी अभिक्रिया होगी। तो तुम याद करो, तो मैं वात्या भट्टी बना करके और सारे क्षेत्र और सारे टेम्परेचर बहुत अच्छे से समझाए गए, ठीक है ना। जिसमें मैंने 400 से 600 नहीं लिखवाया है, मैंने 400 से 600 नहीं लिखवाया है, मैंने 300 से 700 लिखवाया, 300 से 700। तो 300 से 700 इसी के अंतर्गत तो आता है, 300 से बड़ा 400 और 700 से छोटा 600, ठीक है नहीं। और इस टेम्परेचर के अंदर क्या होता है मालूम है कि नहीं, इसके अंदर क्या होता है, Fe2O3 जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा Fe में क्या हो जाता है, अपचयित, और क्या बन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। समीकरण बैलेंस कर सकते हैं, ये होता कि नहीं होता। अब ये अभिक्रिया देख लो कहां लिखी, कहीं है कि नहीं, ये तो ये अभिक्रिया अपनी राइट अभिक्रिया दिख रही, ठीक है, ये राइट अभिक्रिया है, ठीक। ये तो होती च नहीं है क्योंकि ये वाला तो हम यूज ही नहीं करते भाई, हम फेरस सल्फाइड कहां यूज करते हैं, लोहे का मुख्य अयस्क तो हेमेटाइट, ये कहां से आ गया बीच में, तो ये गलत है, ठीक। फिर इसके बाद ये कहां की अभिक्रिया बता दो चलो, ये किस धातु के निष्कर्षण में अपन ने यूज की थी, किस धातु के निष्कर्षण में, याद करो, किसमें, कॉपर में। ये कॉपर का धातुमल है, तो ये लोहे में कहां से आ गया, ठीक है नहीं। ये भी वात्या भट्टी में होने वाली अभिक्रिया नहीं है। और उसके बाद ये तो बिल्कुल सही है, ये धातुमल निर्माण क्षेत्र में होता है, कितने टेम्परेचर पर, लगभग 1000 से 1200 डिग्री टेम्परेचर पर, ठीक है ना। तो केवल दो अभिक्रियाएं वात्या भट्टी में होती हैं, एक ही और एक ही, ये 300 से 700 पे होती है और ये 1000 से 1200 डिग्री पे होती है, पढ़े अपन ने, ठीक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। ये अभी जब मैंने ऑर्गेनिक आपको पढ़ाई 11वीं की, तो उसमें ये क्वेश्चन मैंने सेम टू सेम आपको अभी, वो जो 67 क्वेश्चन मैंने करवाए हैं उनमें एक क्वेश्चन ये भी था, एथिलीन मतलब C2H4 और एसिटिलीन मतलब C2H2 के बीच विभेद करने के लिए कौन प्रयुक्त होता है, कौन प्रयुक्त होता है, जिसको पता हो वो हाथ उठा ले। इससे साफ स्पष्ट है कि कल मैंने जो क्वेश्चन भेजे थे आपको, आपने एक नहीं पढ़े। मैंने क्या लिखा था कि इनका रिवीजन कर लेना, कहा था कि नहीं कहा था। कितने लोगों ने उन क्वेश्चन को रेगुलर देखा, हाथ उठा ले। ये देखो डूब मरो तुम लोग, ये आंसर आने लगे, बताओ, तुमसे पहले उनके आंसर आने लगे। 1 2 3 4, 4 लोगों के आंसर बिल्कुल सही है। और कौन उत्तर देना चाहता है, हाँ फर्स्ट वाला, ब्रोमीन का प्रयोग तब करते हैं जब संतृप्तता और असंतृप्तता का परीक्षण करना हो, मतलब जब एल्केन और एल्कीन या एल्केन और एल्काइन का परीक्षण करना हो, तब हम ब्रोमीन जल का प्रयोग करते हैं। क्योंकि डबल बॉन्ड वाले क्या करते हैं, ब्रोमीन जल का भूरा रंग उड़ा देते हैं, लाल भूरा रंग उड़ा देते हैं। लेकिन यहां तो दोनों असंतृप्त हैं, ये भी डबल बॉन्ड वाला, वो ट्रिपल बॉन्ड वाला। तो इसमें किसका यूज होगा, इसमें यूज होगा अमोनियम क्यूप्रस क्लोराइड, अमोनियम क्यूप्रस क्लोराइड का। उसका कारण क्या है, C2H4 को यदि
अमोनियम क्यूप्रस क्लोराइड, मैं तुमको अमोनियम क्यूप्रस क्लोराइड का सूत्र भी बता देता हूं, Cu2Cl2 और NH4OH, ये दोनों मिलकर के बनाते हैं क्या, अमोनियम क्यूप्रस क्लोराइड। याद रखिएगा, यदि C2H4 की बात करूं तो यहां पर ये कोई अवक्षेप नहीं देता, मैंने तुमको साफ साफ बताया था उस दिन। और यदि C2H2 की बात करूं तो वो इसी के साथ क्रिया करके और कौन सा अवक्षेप देता है, लाल रंग का। ठीक है, ये तुमको साफ साफ बताया था मैंने। अब सोचो, तुम मेरे द्वारा बताई गई बात को यदि नहीं पढ़े, मैंने तुमसे कल ग्रुप में लिख के भेजा कि इनका रिवीजन कर लेना, क्यों नहीं किया तुमने रिवीजन, कितनी बड़ी गलती है तुम्हारी। ये प्रश्न भी इसलिए आया है कि ताकि मैं तुम्हें डांट सकूं कि तुम लापरवाही कर रहे हो। आ रही बात समझ में? ये प्रश्न भी इसलिए आया है ये बताने के लिए कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बच्चे कर नहीं रहे। तो जब क्वेश्चन भेजे गए थे ना, तो एक बार देख लेना, ऑर्गेनिक है, मजाक नहीं है। आ रही बात समझ में? तो ये बिल्कुल गलत बात है। कभी कभी सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाते हैं, बन के हम गलत करके आ जाते हैं। ये वही क्वेश्चन तो था, बना बनाया क्वेश्चन गलत हो रहा। ये देखो, आणविक भार किसका योग होता है, तो अणुभार, अणुभार मतलब अणु द्रव्यमान। तो अपन पढ़ते हैं कि भाई जो परमाणु क्रमांक है, जो परमाणु क्रमांक है वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, या तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या या तो कुल प्रोटॉनों की संख्या बराबर परमाणु क्रमांक। अब उसने अणुभार कहा है, अणुभार गलत लिखा, उसने परमाणु भार बोलना था, उसको क्या बोलना था, परमाणु भार। लेकिन बात यह है कि परमाणु भार के मिलने से ही क्या बनता है, अणुभार बनता है। तो हम परमाणु भार के लिए बोले चाहे अणुभार के लिए बोले, बात एक ही पड़ेगी। तो परमाणु भार बराबर से क्या होता है, याद है कि नहीं, प्रोटॉनों की संख्या और धन न्यूट्रॉनों की संख्या। उसने हमें कंफ्यूज करने के लिए वहां परमाणु भार की जगह अणुभार दिया, लेकिन परमाणु भार के जुड़ने से ही क्या बनता है, अणुभार। तो उसमें भी वही चीजें होंगी जो परमाणु भार में होंगी। तो परमाणु भार में क्या था, प्रोटॉन की संख्या धन न्यूट्रॉन की संख्या, इसलिए यहां पर प्रोटॉन और धन न्यूट्रॉन ये आ जाएगा। सिर्फ प्रोटॉन गलत है, केवल इलेक्ट्रॉन गलत है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। बात समझ में आ गई? प्रति मार्कोनी काफ संकलन निम्न में नहीं पाया जाता, प्रति मार्कोनी काफ संकलन निम्न में नहीं पाया जाता। तो इसका सही उत्तर है प्रति मार्कोनी काफ नियम या पराक्साइड प्रभाव हमें सममित एल्कीन में देखने को नहीं मिलता, सममित एल्कीन में देखने को नहीं मिलता। मैंने साफ साफ बताया है, जब किसी असम्मित एल्कीन पर, असम्मित, सम्मित में देखने को नहीं मिलता। अब इसमें सम्मित कौन सा है, तो तुम्हें याद होगा ये वाला प्रश्न भी अपने 67 प्रश्नों के अंदर है, ये भी 67 प्रश्नों के अंदर है, और वहां मैंने इसको समझा दिया है, वहां पर मैंने इसको समझा दिया है। तो यहां पर CH3 बंद CH, डबल बॉन्ड CH, CH3, ये एक सम्मित एल्कीन है, ब्यूटीन 2। डबल बॉन्ड के दोनों तरफ कार्बन परमाणुओं की संख्या कैसी है, बराबर है, ठीक है ना। तो ये सम्मित है, इसलिए ये मार्कोनी काफ का नियम और पराक्साइड प्रभाव मतलब एंटी मार्कोनी काफ नियम का प्रदर्शन नहीं करेगा। ठीक है कि नहीं? चलो, अब यहां पर देखो क्या लिखा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहां पर देख लें, बोहर का समस्थानिक से तो कोई कनेक्शन ही नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं। रदरफोर्ड ने अपना जो प्रयोग किया था उसमें केंद्र पर धनावेशित कणों की बात की थी कि मैं धनावेशित प्रोटॉन कण को भेज रहा हूं तो वो नाभिक के पहले ही मुड़ जाते, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ वहां पर है। तो फिर उन्होंने देखा तो धनावेशित कण, जेम्स चैडविक न्यूट्रॉन बिल्कुल सही है, जे जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन सही है, तो इसका मतलब गलत यही है। ठीक है ना, क्योंकि बोहर ने क्या किया था ये हम जानते हैं, बोहर ने अपना परमाणु मॉडल दिया है, ठीक है ना, बोहर ने सारणी दी है, हम जानते हैं, ठीक। लेकिन बोहर का समस्थानिक से कोई कनेक्शन नहीं है। चलिए, कैसीटेराइट, कैसीटेराइट जब मैंने आपको धातु निष्कर्षण पढ़ाया है तो वहां पर अयस्क लिखवाए हैं कि नहीं मैंने, अयस्क, लेकिन ये अपने कोर्स में नहीं था जहां तक, ये मतलब उन धातुओं में नहीं था। टिन अपने कोर्स में कहां है, टिन अपने कोर्स में नहीं है। कैसीटेराइट जो है ये टिन का अयस्क है,
किसका अयस्क है? टिन का अयस्क है। इसका सूत्र होता है SnO2। कैसीटेराइड जो है ये टिन का अयस्क है। मैं ये अयस्क तुमको ग्रुप में भेज दूंगा, लेकिन भेजने का कोई मतलब ही नहीं। तो मैं कहां पढ़ना है? कहां भेजाऊं? नहीं 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 भेजाऊं, ये वाले नहीं भेजा हूं मैंने, या हो सकता है अलग से लिखवाया हूं मैंने, अलग से लिखवाया हूं। तो ये जो टिन का अयस्क है Sn, ये SnO2, इसको कहते हैं अपन क्या? कैसीटेराइड। ठीक है, तो ये अयस्क हो गया टिन का। चलो आगे चलते हैं। स्वतः प्रक्रिया, स्वतः प्रक्रिया मतलब होता है स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम। बताया हूं मैंने, स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम। स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम के लिए डेल्टा जी का मान क्या होता? तो तुमको साफ साफ बताया हूं कि डेल्टा जी का मान कैसा होता है? ऋणात्मक। और तब डेल्टा एस का मान कैसा होगा? धनात्मक। पढ़े कि नहीं पढ़े? तो उसने केवल डेल्टा जी पूछा है, तो डेल्टा जी का मान कैसा होगा? ऋणात्मक। ठीक, याद रखिएगा। धनात्मक होने पर प्रक्रम कैसा हो जाएगा? अस्वतः प्रवर्तित। ठीक है ना? शून्य होने पर क्या हो जाएगा? साम्य अवस्था में, अनंत होता नहीं। डेल्टा जी के तीन ही मान होते हैं। डेल्टा जी का मान याद रखना, यदि डेल्टा जी का मान शून्य है तो प्रक्रम साम्य अवस्था में, ऋणात्मक है तो प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित, धनात्मक है तो प्रक्रम अस्वतः प्रवर्तित। ठीक है, ये मैंने साफ साफ आपको बताया हुआ है। किस विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा? किस जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा? तो याद रखना, जो विलयन अम्लीय होगा, जो विलयन अम्लीय होगा उसी का पीएच मान 7 से कम होगा। जो विलयन अम्लीय होगा उसी का पीएच मान 7 से कम होगा। कौन सा विलयन अम्लीय होगा? कौन सा विलयन अम्लीय होगा? जिसमें अम्ल कैसा हो? प्रबल, और क्षार कैसा हो? दुर्बल। क्षार दुर्बल हो। किस जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा? तो पीएच मान 7 से कम उस विलयन का होगा जो अम्लीय होगा। और अम्लीय विलयन वो होता है जिसमें अम्ल प्रबल और क्षार कैसा होता है? दुर्बल होता है। तो इन सबको पानी में डाल के देख लो, इन सबको पानी में डाल के देख लो। इसको पानी में डालोगे तो क्या आएगा? FeOH थ्राइस, और क्या आ जाएगा? ये अम्ल प्रबल बना है और क्षार दुर्बल बना है। अम्ल प्रबल क्षार दुर्बल, ये राइट है। ठीक है, इसको पानी में डालेंगे तो बनेगा NaOH HCN। HCN, यहां क्षार प्रबल बना है और अम्ल कैसा बना है? दुर्बल। ये विलयन है क्षारीय। ठीक, इसको डालेंगे पानी में, ये बनाएगा KOH और बनाएगा HNO3। बनाएगा कि नहीं? ये सब मैं बनवा चुका हूं तुमको, तो मैं बार बार मतलब बिल्कुल जीरो से नहीं बताऊंगा, मैं सब बता चुका हूं तुमको। तो यहां पर ये मैंने पानी में डाला तो ये प्रबल क्षार प्रबल अम्ल बना। ये विलयन कैसा है? उदासीन। और ये कोदई क्षार है, इसको पानी में डालोगे तो डायरेक्ट कौन सा विलयन बनेगा? क्षारीय विलयन बनेगा। तो अब देख लो कौन सा विलयन अम्लीय है, कौन सा विलयन अम्लीय? फर्स्ट वाला। तो इसी का पीएच मान कैसा आएगा? 7 से कम। ठीक है ना? उस विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है जो अम्लीय होता है। और अम्लीय विलयन तब बनेगा जब सीधे तुम अम्ल को पानी में डाल दो, जैसे क्षार को पानी में डाले क्षारीय हो गया, तब बनेगा। और नहीं तो क्या होगा? यदि अम्ल प्रबल है और क्षार दुर्बल है तो ऐसी स्थिति में ये आएगा। बात समझ में आ गई? चलो ये देखो, सेम टू सेम क्वेश्चन। किसमें बंधकोण न्यूनतम है? तो सभी के बंधकोण याद है? जिसको इन चारों के बंधकोण याद है वो हाथ उठा ले। जिसको इन चारों के बंधकोण याद है वो हाथ उठा ले। देखते हैं कौन कितना इंटेलिजेंट है। चारों के याद, चारों, जिसको चारों के याद है वो हाथ उठा ले। बन जाएगा? हाँ, और कोई है? नहीं, बोलो, फर्स्ट वाले का बोलो। इसका 89। चलो दूसरा बताओ। 107, 109 अंश 28 मिनट, 104 अंश 5 मिनट। H2S का कौन बताएगा? बोलो। 94।
94। आपको हमने जब समूह 16 पढ़ाया है, जब हमने समूह 16 पढ़ाया है तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, ठीक है, जब पढ़ाया था तो इसका हमने आपको बताया था 104, इसका बताया था 94, इसका 92 और इसका 91, एवरेज यही था, ठीक है। तो इसका 89 कैसे हो जाएगा? हमारा भी पढ़ लिया करो, बुका ही बुक्का पढ़ते रहोगे क्या? ठीक है, तो अब सीधी सी बात है, न्यूनतम बंधकोण किसका है? ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला था, क्योंकि ज्यादातर न्यूनतम बंधकोण किससे पूछता है? न्यूनतम बंधकोण किससे पूछता है? एक ही समूह के हाइड्राइडों से पूछता है। लेकिन इसने क्या किया? अलग अलग समूह, कार्बन अलग है, नाइट्रोजन अलग है, सल्फर अलग है, सही बात है कि नहीं? अलग अलग उदाहरण भिड़ा दिए इसने। तो कोई बात नहीं, जिसने संकरण बहुत अच्छे से पढ़ा है उसको तो सब याद होना चाहिए, ठीक है ना। ज्यादातर लोगों को 3 याद रहे होंगे, लेकिन चारों याद होना चाहिए ना। क्या लिखा है? निम्न में से कौन सी अक्रिय गैस के नाम से भी जानी जाती? कितना सरल प्रश्न आया। जेनॉन। जेनॉन जो है ये अक्रिय गैस है, ठीक है ना। अक्रिय गैस मतलब समूह 16 के तत्व। समूह 16 में हम कहेंगे, अरे सॉरी यार, समूह 18, सॉरी, समूह 18 जो है ये अक्रिय गैस, ठीक है ना, के नाम से जाना जाने वाला समूह है। उत्कृष्ट गैस विन्यास देता है, जिसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, ये गैसें सम्मिलित है। सही बात है कि नहीं? ये गैसें सम्मिलित है। तो इस प्रकार से हमें यहां पर कौन मिल गया? जेनॉन मिल गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अरे रखा जल्दी भगा रही। हाँ यही, ये क्वेश्चन देखिए, प्रीति जंगेला, 89, 107, 109, 105, नहीं बेटा 89 नहीं, 94 याद रखो, ठीक है, 94। चलो, रेडियोधर्मी क्षय, रेडियोधर्मी क्षय क्रिया की अभिक्रिया कोटि क्या होती है? रेडियोधर्मी क्षय, तो ये तो सीधा सीधा दो दो अध्याय में बताया गया तुमको। एक इसको बलगतकी में भी मैंने पढ़ाया हूं और नाभिकीय रसायन में भी पढ़ाया हूं कि रेडियोधर्मी क्षय एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया मतलब उसकी कोटि कितनी होती? क्योंकि रेडियोधर्मी पदार्थ अकेला क्षय करता है, अकेला ही अभिक्रिया को संभालता है, ठीक। चलिए, ये देखिए क्या लिखा है, डाइक्लोरोबिस यूरिया कॉपर सेकंड का सूत्र क्या है? डाइक्लोरोबिस यूरिया कॉपर सेकंड का सूत्र तो खुद ही बना लो तुम। सबसे पहले कॉपर ले आओ, डाइक्लोरो Cl2 ले आओ, और उसके बाद बिस यूरिया, तो यूरिया का सूत्र लगा दो, यूरिया का सूत्र लगा दो NH2CO NH2, ठीक है ना। और इसने क्या बोला है? बिस, तो ये लग गया बिस, ठीक। ये सूत्र लगा दो, हो गया तुम्हारा, ठीक है, ये बन गया। अब देख लो कहां की स्थिति कैसी है। इसने यूरिया को घुमा दिया है, इसने यूरिया को घुमा दिया है अपने को कंफ्यूज करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, ये कॉपर, ये Cl2, ये मैच कर रहे हैं। यहां देखना, NH2 कितने बार होना चाहिए? 2 बार। NH2 कितने बार होना चाहिए? 2 बार। तो 2 बार ना देके 1 बार दिया, और बिस के लिए बाहर 2 भी नहीं लगाया है, तो ये गलत है। ये CO, ठीक है ना, और उसके बाद देखो NH2 ट्वाइस, मतलब NH2 2 बार है, और यूरिया के ऊपर क्या लगा हुआ? बिस, ये सही है, ठीक है। फिर इसके बाद एक मिनट, Cl2 कहां चला गया? Cl2 नहीं, ये गलत है, Cl2 तो दिखा ही नहीं इसमें। डाइक्लोरो भी कहा है ना उसने, नहीं है इसमें, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आ गया? फिर Cu, NH2 ट्वाइस CO, Cl, फर्स्ट वाला भी गलत है क्योंकि बाहर 2 नहीं लगा है, इसमें 2 तो लगा है लेकिन Cl नहीं दिख रहा है,
हो सकता है यहाँ कुछ गलती हुई हो सामने वाले से, 3 बार 2 दिख रहा है ना, हो सकता है कि यहाँ उसने क्या लिखा हो Cl, और क्या होना चाहिए 2, यही आंसर सही होना चाहिए। अच्छा ये गलत हो गया, इसका करेक्ट आंसर में अपन देख रहे हैं, ये गलत हो गया इसका। ठीक है, तो इसने क्या किया मैं बता रहा हूं, इसने आपको इस सूत्र को ऐसा दे दिया है, ध्यान से देखना, ये आ गया Cu, ठीक, फिर इसके बाद इसने लगाया डबल बॉन्ड O में, ये C, फिर इसके बाद क्या किया इसने NH2, इसको मंझला कोष्टक कर देता हूं, NH2 ट्वाइस, फिर ये मंझला कोष्टक बंद ट्वाइस, और Cl2 बड़ा कोष्टक बंद, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, देख लो Cu Cu O C, ये आ गया NH2 ट्वाइस, NH2 ट्वाइस, फिर उसका होल ट्वाइस, और बाहर यहां पर जहां केवल 2 अकेला लिखा है वहां पर उसको Cl2 लिखना था, उसने लिखा नहीं। ठीक है, नहीं उसने लिखा नहीं, और 2 बस लिख दिया। समझ में आ रही बात? तो ये मैं कहूंगा गलत है, यदि ऐसा आता फिर तो अपन इसको चुनते, लेकिन हो सकता है कि उससे मिसप्रिंट हुई हो यहां पर। ठीक है कि नहीं, समझ में आ गया? कोई तुम्हारा विचार तो नहीं है? नहीं है, कहां से होगा, पढ़ते नहीं हो। सरल है ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन दिया है हाइड्रोजन बम निम्न में से किसका उदाहरण है, तो हाइड्रोजन बम जो है वो नाभिकीय संलयन का उदाहरण है, अपन ने पढ़े, नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर काम करता है, और जो परमाणु बम है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है, तो यहां पर आएगा न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है कि नहीं, फिर आगे चलते हैं। निम्नलिखित में सबसे छोटा धनायन है, तो पहले तो देख लें कि चारों धनायन है क्या, हाँ चारों धनायन है। अब यदि ये सम इलेक्ट्रॉनिक है, अब यदि ये सम इलेक्ट्रॉनिक है मतलब सभी में बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, यदि ये सम इलेक्ट्रॉनिक है मतलब सभी में बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन है, तो क्या होगा, जिसके ऊपर धन ज्यादा होगा, जिसके ऊपर धन ज्यादा होगा हम कहेंगे वही धनायन कैसा होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो पहले देख लो इसकी स्थिति देखो, ये तो इसका परमाणु क्रमांक तो कितना है 20, ये तो प्रतियोगिता से बाहर हो गया, ये तो बड़ा वाला है भाई, परमाणु क्रमांक ज्यादा तो बड़ा वाला हो गया ना, ज्यादा कक्षाएं हैं। इसमें आ जाएगा कितना, 11 परमाणु क्रमांक है, 1 निकल गया मतलब 10, 12 परमाणु क्रमांक है 2 निकल गया मतलब 10, 13 परमाणु क्रमांक है 3 निकल गया 10, मतलब इसके यदि सबसे बड़ा आता तो ये जीत जाता, सबसे बड़ा धनायन तो ये जीत जाता, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कैसा, ज्यादा, ज्यादा परमाणु क्रमांक के कारण कक्षा इसकी कैसी होगी, बड़ी। ठीक है ना, तो यदि बड़ा धनायन आता तो ये जीत जाता। इसलिए मैंने पहले अपनी बात रखी आपके सामने, क्या कि यदि सम इलेक्ट्रॉनिक है तो फिर जिसके ऊपर धनायन ज्यादा है वो छोटा होगा, और जिसके ऊपर धनायन कम है वो बड़ा होगा। तो इन तीनों में सबसे छोटा कौन है, ये, और इन तीनों सबसे बड़ा कौन है, ये, लेकिन चारों की बात की जाए तो इसका परमाणु क्रमांक ज्यादा, तो इन सबसे बड़ा कौन है, ये। ठीक है, इसको भी याद रखना है अपने को, है ना, नहीं तो मान के चलो आ जाता सबसे बड़ा कौन है, तुम उठा के इसमें टिक लगा के आ जाते कि सर ने बताए थे जिसके ऊपर धन ज्यादा वो छोटा होगा, और जिसके ऊपर धन कम है बड़ा बड़ा होगा, और इधर देखे चलिए अपन ने परमाणु क्रमांक भी मैच करना पड़ेगा, पहले सम इलेक्ट्रॉनिक है नहीं ये भी देखना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? हाँ, नहीं तो किसी, ध्यान से सुनो, इधर उधर ध्यान रहा यदि तो ये बातें दिमाग से निकल जाएंगी। ठीक है ना, और मेरे द्वारा किया गया काम नहीं किए तो भी नुकसान में रहोगे। हाँ, चलो, तो ये आंसर हमें समझ में आ गया, इसके अंदर वो क्या क्या पूछ सकता था, वो सबसे छोटा भी पूछ सकता था, ठीक है ना, ऐसा भी बोल सकता था सबसे छोटा सम इलेक्ट्रॉनिक धनायन कौन सा है, आ रही बात समझ में, सबसे बड़ा विषम इलेक्ट्रॉनिक धनायन कौन सा है, तो सबसे बड़ा विषम इलेक्ट्रॉनिक कौन सा होता, Ca, सबसे बड़ा सम इलेक्ट्रॉनिक धनायन कौन सा होता, Na, और सबसे छोटा तो Al3+ है ही। उसके पूछने का तरीका बदल जाएगा, वो तुम्हें कंफ्यूज करेगा, और वही चीज हमें समझनी। ये देखो कॉपी से क्वेश्चन सेम टू सेम आया है, बताया हूं कि नहीं, पहले प्रश्न पढ़ लें अपन, यदि विलयन का क्वथनांक T1 और विलायक का क्वथनांक T2 हो तो क्वथनांक में उन्नयन क्या होगा, तो आप जानते हो कि क्वथनांक में उन्नयन को हम डेल्टा टीबी से निकालते हैं, डेल्टा टीबी से, और मैंने तुमको परिभाषा पढ़ाई थी कि जब शुद्ध विलायक में
किसी अवाष्पशील विलेय को मिलाया जाता है तो उसके क्वथनांक में जो वृद्धि हो जाती है उसी को कहते हैं क्वथनांक में उन्नयन। तो विलयन का क्वथनांक क्या होता है? ज्यादा। किससे? शुद्ध विलायक के क्वथनांक से। तो विलयन का क्वथनांक कौन है? T1। और शुद्ध विलायक का कौन है? T2। तो T1 में से T2 घटाने पर यह आंसर निकल के आ जाएगा। जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील, पहले तो मैं तुमको यह बता दूं कि शुद्ध विलायक का क्वथनांक अपन लोगों ने जो पढ़ा था वो T0B पढ़ा था कि नहीं? और जब इसमें हम क्या करते हैं? अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं। जब हम इसमें क्या मिलाते हैं? विलेय। तो विलेय मिलाने पर विलायक में ये बन जाता है क्या? विलेय मिलाने पर विलायक में ये बन जाता है विलयन। क्या बन जाता है? विलयन बन जाता है। ठीक है ना? और विलयन का क्वथनांक मैंने आपको क्या बताया था? टीबी बताया था कि नहीं? और मैंने कहा था कि जब टीबी का मान जाता है, जब ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाएंगे तो निकल के आएगा क्या? डेल्टा टीबी। बताया था कि नहीं बताया था? तो बस इसी के ऊपर सांचा बना हुआ है, बिठाल दो। ठीक है ना? विलियन का टीबी था, इसने कहा T1 तो T1 लिख दो। T0B किसका है? विलायक का। तो तुम यहां पर लिख दो क्या? T2 बराबर से आ गया डेल्टा टीबी। ये आंसर निकल गया T1 माइनस T2। उस बेस पे भी चलते तो भी बन जाता। तो क्या है? T1 माइनस T2। देखो उसने कितना कंफ्यूज किया। वहीं वहीं T1 प्लस T2, T2 प्लस T1, T1 माइनस T2, T2 माइनस T1, है कि नहीं? ये तो सेम कॉपी से आया है क्वेश्चन। मैंने तुमको बताया था 11वीं की बुक में भी डाला उदाहरण में ये। इसका उत्तर सभी को याद होना चाहिए। ठीक है कि नहीं? कि pH 3 और pH 2 वाले बफर के विलयनों को मिलाने पर परिणामी विलयन का pH कितना होगा? तो साफ साफ मैंने तुमको बताया था कितना होता है। हल करवा के बताया था और मैंने कहा था ये प्रश्न याद रखना, हल करने बैठोगे तो टाइम लग जाएगा। एक पेज भर के पूरा आंसर। ठीक है? तो ये 3.3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है? सेम टू सेम क्वेश्चन आया। इसके बाद एक और बताया था मैंने तुमको, pH 2 और pH 4 हल करने के लिए दिया था शायद। यदि ना दिया हो तो याद रखना pH 2 और pH 4 वाले बफर विलयनों का pH क्या होगा, ये निकाल के रखना। वो आ सकता है इसकी जगह पे अब। ठीक, ये लो। अब हमसे कहा जा रहा है ये समीकरण कौन सा है? ठीक, तो कौन सा मालूम है? कौन सा ये समीकरण? नरनष्ट समीकरण है ये। ठीक है? ये नरनष्ट समीकरण है। ठीक, और नरनष्ट समीकरण का प्रयोग किस लिए किया जाता मालूम है कि नहीं? मालूम है कि नहीं? इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात करने के लिए। इलेक्ट्रोड विभव। नरनष्ट समीकरण अपन ने सॉल्व किए हैं, उसके क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। पक्का? ठीक है, मतलब वो याद होना चाहिए आपको। ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए, इनके में नहीं हुए। ठीक है, तो नरनष्ट समीकरण के क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक पेज बना लो अपना, एक पेज बना लो। ठीक है ना? जिसमें अपने को लिखना है शेष चीजें जो छूट गई हैं अपनी। ठीक है? तो क्या होगा, अपन भूल जाएंगे। जैसे मान के चलो मैंने कहा इसको बताना है। ठीक है? जैसे मुझे कुछ प्रकार के समावे भी आपको बताने हैं। ठीक है? मुझे उपकला ऊतक बताना है। तो वो चीजें आप क्या सारी नोट करके रखो, नहीं तो वो आपके पूछे में ना छूट जाए, मेरे बताने में ना छूट जाए। तो अपने को क्या करना है, उनको याद करके रखना है सारी चीजों। ठीक है? तो इसके सवाल समझने आपको, नरनष्ट समीकरण के सवाल। ठीक है? क्योंकि आ गया तो बहुत सरल है, लेकिन नहीं बन पाया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अभी तक नहीं आया है, लेकिन फिर भी अपन एक दो सवाल समझ लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। चलो ये लो, ये भी देखो मैंने जो पढ़ाया है, बहुलक वाला चैप्टर उसी से आया है। नाइलॉन 66, इसमें हमें ऐसी एकलक इकाइयां निकालनी है जिनमें दोनों में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। तो नाइलॉन 66 की जो एकलक इकाई है, देखो ये तो गलत हो गया। आइसोप्रिन तो रबर का है, स्टाइरीन तो पॉलीस्टाइरीन का है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 16 डाई एमिनो हेक्सेन। और क्या हो जाएगा? 16 डाई ओइक अम्ल। ठीक है ना? डाई एमिनो हेक्सेन मतलब क्या होता है? देखो, NH2 बंद CH2 6 बंद NH2, ये आ गया अपना 16 डाई एमिनो हेक्सेन। हेक्सेन 6 कार्बन है इसमें, CH2 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 लाइन से। और दोनों तरफ क्या लगा हुआ है? MNH, मतलब कौन? तो हम कहेंगे NH2। और 16 डाई एमिनो हेक्सेन तो CH2 4, और इस तरफ भी आ गया COOH
और इस तरफ भी आ गया COOH। याद करो, तुमको बताया था मैंने, 6 की जगह पे क्या कर देना है 4, और दोनों तरफ क्या लगा देना है COOH। ठीक है, तो इस तरह से ये आ जाता है अपने दोनों 6 कार्बन वाले एक लक। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या बताया था मैंने? एडिपिक अम्ल, याद है? एडिपिक अम्ल, वो तो अभी IUPAC में दिया है, लेकिन मैंने तुमको एडिपिक अम्ल भी बताया था। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये चीज मुझे तुमको समझानी, ये वाली। ठीक है, इनके लिए मैंने मतलब समय निकाल के रखा हुआ है कि ये चीज बिल्कुल, जब आप ऑर्गेनिक अच्छे से पढ़ लें, अभी आपने 11वीं के चैप्टर को मुझसे पढ़ लिया, लेकिन अपने मन के अंदर बैठाला नहीं। आपने प्रकाशिक समावयवता, किरलता, ये आप मेरे से पढ़ ली, लेकिन उसको दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा लेनी। अभी मैं एक सूत्र लिख दूं और आपसे कहूं उसके कितने समावयवी होंगे, नहीं निकाल पाओगे। उसका कारण, क्योंकि आपने उसको पढ़ के नहीं देखा। तो जब आपने उन चीजों को अच्छे से नहीं पढ़ा, तो मैं कैसे, वो तो पायरेनोस फ्यूरिनोस क्वेश्चन में आ गया तो मैंने बता दिया, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप उसमें लापरवाही कर रहे हैं। 11वीं का चैप्टर बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट कर लो पूरा, उसके क्वेश्चन पूरे कर लो, और फिर बताओ कि सर कंप्लीट है। अपन एक आध लिखित टेस्ट ले लें, एक आध दिन देख लेते हैं किसका कंप्लीट है किसका नहीं, 11वीं के ऑर्गेनिक में से। आ रही बात समझ में? वो लापरवाही नहीं होनी चाहिए, तभी तो हम चालू करेंगे आगे, तभी तो हम एक्स्ट्रा चीजें बताएंगे। ठीक है, तो इसमें ये रासायनिक विन्यास किसका ये पूछा है, ये रासायनिक विन्यास किसका है, तो तुमको साफ साफ बताया गया है इसमें, तुमको साफ साफ बताया गया, इसको पहचानो जरा अच्छे से। M क्या है, A3, और कौन है B3। याद आया? पढ़ाया हूं मैंने? कितने लोगों को ये वाले याद है, हाथ उठा लो जरा। ये वाले पूरे कितने लोगों को याद है? केवल एक को याद है, वो एक अकेले हाथ उठा रही, एक और एक दो। याद है इसमें कितने बताए थे? चतुष्फलकी वाले में, षटफलकी वाले में बताए थे हमने बहुत सारे। वो सारे याद होना चाहिए, वो सब याद होना चाहिए, तब तो इनमें वैरायटी आएगी, नहीं तो बैठे रहना पेपर में फिर। तो ये वाला मैंने बता चुका हूं आपको, ये ट्रांस समावेवी, ऊपर और नीचे के विन्यास से पता चल जाता है। ठीक है ना? जब ये लिगेंड ए जो है, मतलब फर्स्ट वाला जो लिगेंड है 180 अंश के कोण पर स्थित हो, ठीक है ना, ये विन्यास हो, तो वो कौन सा होता है? ट्रांस होता है। तो ये ट्रांस समावेवी, कौन सा ट्रांस। अब प्रश्न उठता है, सर ये लीवो कब होगा, सर ये डेक्स्ट्रो कब होगा, ये सिस कब होगा। ठीक है, सिस तो पलट देंगे अपन तो आ जाएगा, ठीक है ना, लेकिन लीवो डेक्स्ट्रो कब होगा। तो जब तक तुम उन चीजों को अच्छे से समझोगे नहीं, अपने मन में नहीं उतारोगे जो मैंने पढ़ाई है, तो फिर ये चीजें सीखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है ना? तो पहले आप वो बनाओ, अच्छे से दिमाग में बिठा लो, उसके बाद फिर अपन देखते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा चीजें पढ़ेंगे। अभी मुझे ज्यामिति समावयवता आपको और समझानी है, कौन से वाले पार्ट में? उपसह संयोजी यौगिक, याद रखना, वो मैंने सब छांट के रखा हुआ है आपको बताने के लिए, कि पहले पेपर की कठिनाई कितनी है ये चेक कर लें, कितना कठिन आ सकता है, तो अपन उसके अंदर घुसे। नहीं तो जबरदस्ती कठिन कठिन बता दें और आपको लगने लगे कि यार ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, तो मैं ऐसा नहीं चाहता। ठीक है, अपने को 30 में से 25 से 20 क्वेश्चन सही करना है केमिस्ट्री में, ज्यादा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ये लो, इसमें पूछा है प्रोटीन का उदाहरण क्या है, प्रोटीन का, तो ये तो व्युत्पन्न, ये तो क्या है, ये तो स्टीरॉइड और क्या कहना चाहिए, व्युत्पन्न लिपिड है, लेसेथिन, ठीक है ना, और ये जो कैफेलिन है ये व्युत्पन्न लिपिड है, तो ये तो हो ही नहीं सकते। इंसुलिन के बारे में अपन जानते हैं, प्रोटीन हार्मोन है, जिसमें 51 एमिनो अम्लों की 2 श्रृंखलाएं होती, दोनों श्रृंखलाएं 2 सल्फाइड बंधों के माध्यम से बंधी होती। ठीक है, याद रखिएगा, एक श्रृंखला में 30 एमिनो अम्ल, एक श्रृंखला में 21 एमिनो अम्ल होते हैं। तो ये इंसुलिन के बारे में अपन ने नॉर्मल चीज पढ़ी है कि इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है, लैंगरहैंस द्वीप की कौन सी, बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है, ये हमारे रक्त में शर्करा की मात्रा को संतुलित करता है, कोशिकाओं की आधारी उपापचयी दर को नियंत्रित करता है, पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? ये रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है, तो ग्लाइकोजेनेसिस की क्रिया को ये प्रेरित करता है, पढ़े हैं? तो ये सब याद होना चाहिए इसके बारे में, लेकिन इसके बारे में ये भी पता होना चाहिए कि ये 51 एमिनो अम्लों का बना हुआ एक प्रोटीन हार्मोन। ठीक है, तो चलिए ये बात हमें पता चल गई, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अच्छा, आयुषी सिंह और आकांक्षा इन सबको पता था, वेरी गुड। मुस्कान, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जीवित कोशिकाओं में सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा संवाहक है, तो कोई बात ही नहीं है उसमें। हमारे शरीर में तो ऊर्जा केवल किसमें, एटीपी में संग्रहित होती है। तो जीवित कोशिकाओं में सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा संवाहक जो है वो कौन है, एटीपी। ये जैव अणु वाले अध्याय से आया है। ये क्वेश्चन कॉपी से सेम टू सेम आया है, कॉपी में है ये क्वेश्चन। क्या लिखा है, रासायनिक अभिक्रिया में यदि 300 केल्विन ताप पर डेल्टा एच का मान 150 किलो जूल हो, किलो जूल हो है ना, और डेल्टा एस का मान कितना हो, 100 जूल प्रति केल्विन हो, तो डेल्टा जी का मान कितना होगा। कितने लोगों को पता है कि इसका सूत्र क्या होगा, हाथ उठा ले। कितने लोगों को याद है इसका सूत्र, 1 2 3 4 5 6 7 8। स्वाति, कॉपी पलटा के कोई नहीं देखेगा है ना। के बराबर से हाथ उठाए फिर से। ऋतु, टी डेल एस, ठीक है। तो ये सूत्र यहां पर लगेगा, डेल्टा जी बराबर से डेल्टा एच और माइनस टी डेल्टा एस, ये सूत्र लगेगा। डेल जी बराबर से डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये सूत्र लगेगा। अब यहां पर मैंने आपको बताया था कि बेटा ध्यान रखना वैल्यू पे जरा, 150 किलो जूल और ये क्या है 100 जूल प्रति केल्विन, तो तुमको किलो जूल को काय में बदलना पड़ेगा, जूल में, ऐसा कुछ बताया था मैंने, ठीक है। या तो फिर क्या करना पड़ेगा, या तो फिर ये जो जूल है इसको काय में परिवर्तित करना पड़ेगा, किलो जूल में। तो तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा, तो तुम इसको काय में परिवर्तित कर लो, किलो जूल में परिवर्तित कर लो। चलो ठीक है। अब इसका मान कितना दिया है 150, टेम्परेचर कितना दिया है 300, ठीक है, और डेल्टा एस का मान 100 है, 100, और इसको जूल से किलो जूल में बदलना है, तो कितने से भाग देना पड़ेगा, 1000 से। ये दो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 150 में से 30 गया, कितना आ गया 120, राइट आंसर आएगा। ठीक है, दो लाइन में सवाल खत्म, जिसको सूत्र पता होता तो, और जिसको सवाल की तकनीक पता होती तो। आ रही बात समझ में। तो यहां पर सबसे पहले तो फॉर्मूला याद आना चाहिए, डेल्टा जी बराबर से डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। फिर डेल्टा एच का मान 150 है, टी का मान कितना 300, डेल्टा एस का जो मान है 100 बटे कितना 1000 लेंगे, क्यों लेंगे बता दिया हमने, काट पीट के कितना आ जाएगा 120। ठीक है, इस तरीके से ये होगा। क्या लिखा है देखो, H2SO4 का विद्युत अपघटन करने से कैथोड पर क्या प्राप्त होगा। अभी तक जब भी ये प्रश्न आया था तो NaCl के लिए आया था कि NaCl का विद्युत अपघटन कराने पर एनोड पर क्या मिलेगा, NaCl का विद्युत अपघटन कराने पर कैथोड पर क्या मिलेगा। तो जब NaCl का विद्युत अपघटन कराते हैं ना, तो एनोड पर क्या आता है, एनोड से क्या मुक्त होती, Cl2 गैस, और कैथोड पर क्या मुक्त होता है Na+, मतलब सोडियम। याद रखिएगा, ये प्रश्न आ चुका है NaCl वाला। NaCl का जब आप विद्युत अपघटन कराते हो, विद्युत अपघटन, NaCl का विद्युत अपघटन याद है कहां कराते हैं, याद करो कौन से सेल में कराते हैं, नेल्सन सेल, साल्वेट्रफ सेल, कास्टनर केलनर सेल, इनके नाम लिखवाए हैं मैंने, ठीक है ना। NaCl का विद्युत अपघटन, अच्छा ये कहां पर लिखवाया है, धातु निष्कर्षण में जहां सोडियम पढ़ा है वहां पर लिखवाया हूं, ठीक है। तो NaCl का विद्युत अपघटन जब कराया जाता है तो एनोड पर कौन मुक्त होता है, Cl2, और कैथोड पर क्या प्राप्त होता है, सोडियम। उस प्रश्न को उसने चेंज कर दिया, बोल दिया बता H2SO4 के विद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मिलेगा। तो कैथोड क्या होता है, ऋण, कैथोड क्या होता है, ऋण। तो ऋण के पास कौन जाएगा, धन, इसका धन कौन है H+,
तो H प्लस से कनेक्ट होके क्या बनाएगा, H2। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, H2। भाई कैथोड पर देखो ना तुम, कैथोड पर कौन मिला, Na प्लस, सोडियम आया कि नहीं आया, सोडियम आया है। तो यहां पर कैथोड ऋण होता है, ऋण के पास कौन आएगा, धन आएगा, तो ये हाइड्रोजन जाके चिपकेगा वहां पर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कहेंगे H2 मुक्त होगा। इसकी क्रिया आप इस तरीके से देख सकते हो, H2SO4, दो शॉर्ट में बता देता हूं, क्रिया 5 स्टेप की है। H2SO4 दो H प्लस धन SO4 माइनस माइनस। ठीक है, सबसे पहले क्रिया करा देते हैं कैथोड पर। कैथोड पर क्या होगा, ये H प्लस जुड़ जाएंगे, क्या बन जाएगा, H2 गैस। ये शॉर्ट में बताया, क्रिया में 5 स्टेप, याद रखना। समझ में आ गई बात, चलिए, तो इस तरह से ये हुआ। हाँ, ये एक बहुत फेमस क्वेश्चन है 11वीं का। ठीक, ये 11वीं का क्वेश्चन है, और ये ऐसी जगह से आया है, ये ऐसी जगह से आया है जो हमारे सिलेबस में है ही नहीं। ये 11वीं के पी ब्लॉक वाले सिलेबस से आया है, लेकिन 11वीं का पी ब्लॉक तो हमारे में है ही नहीं। समूह 13 और 14 कहां है हमारे कोर्स में, हमें तो समूह 15 बताया गया है। ये कैसे पता चला मुझे, ये काले सल्फाइड से पता चला। लेकिन ये प्रश्न जो है, सल्फाइड जो लिखा है ना, सल्फाइड और ओजोन से क्रिया, तो ये जो है, ये ओजोनीकरण वाले स्टेप में आ सकता है, इसलिए मैं कहूंगा 11वीं के चैप्टर से हट गया। और सल्फाइड अयस्क से क्रिया है, तो सल्फाइड अयस्क तो अपने कोर्स में है। ठीक, क्या बोला है उसने, इसके लिए फिर मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण भी देता हूं आपको। एक काला सल्फाइड जब ओजोन के साथ क्रिया करता तो सफेद हो जाता, सफेद यौगिक कैसे होते हैं, तुम्हारे घर में यदि फोटो लगे हो, वैसे उन फोटो के ऊपर तो कांच होता है, कोई मतलब नहीं। किसी चित्रकार की जो पेंटिंग होती, बहुत महंगी महंगी पेंटिंग बिकती है, तुम्हें मालूम होगा, उनमें जो पेंट यूज होते हैं, उनमें जो पेंट यूज होते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा, वो लेड पेंट होते हैं। कौन से पेंट होते हैं, लेड पेंट होते हैं। ठीक है ना, और वो लेड पेंट जो होते हैं, वो पेंटिंग्स यदि बहुत लंबे समय तक रखी रहे तो उनमें कालापन आ जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ जो सल्फाइड है, यहाँ जो सल्फाइड है, ठीक है ना, भले कितनी मात्रा में हो, तो वो थोड़ी थोड़ी मात्रा में उस, क्या कहना चाहिए, लेड पेंट से क्रिया करके, उस लेड पेंट से क्रिया करके और क्या बना देती हैं, तो हम कहेंगे लेड सल्फाइड बना देती हैं, जो कि कैसा होता है। तो उस चित्रकार, जैसे किसी बड़े म्यूजियम में पेंटिंग्स लगी हुई हैं बड़ी बड़ी महंगी महंगी, ठीक है ना, तो क्या होगा, कई सालों बाद, 15 20 30 साल बाद क्या होगा, वो काली दिखने लगेंगी। हमारे घर की फोटो जो कांच लगी होती है, 1 साल में काली दिखने लगती है, फिर चूना से साफ करते हैं अपन लोग। अब तुम करते होगे कि नहीं पता नहीं, हम मम्मी के साथ करते थे पहले। हमारे घर में बहुत भगवान की फोटो थी, ठीक है ना, ये दीवार से चालू हुई तो वो दीवार तक भगवान की फोटो, बिल्कुल पूरे भगवान गिन लो तुम लाइन से, कि धरती में कितने हैं, ब्रह्मांड में कितने हैं। ठीक है ना, फिर हमने सबको किनारे कर दिया, बढ़िया ठंडे कर दिए सबको। तो हम बिल्कुल, फिर जब दिवाली आती थी ना, तो दिवाली में सारी फोटो को निकालो, फिर साफ करो चूने से, तो एकदम कांच ऐसा लगता था नई फोटो लगी है। आ रही बात समझ में, ऐसी दिखने लगती थी कांच। तो बिल्कुल वैसा ही पेंटिंग्स में होता है, लेड पेंट्स में, लेकिन वो कांच है, मैंने कहा कांच की बात अलग है, लेड पेंट की बात अलग है। तो ये फोटो काले हो जाते हैं। अब क्या उतनी महंगी पेंटिंग को फेंका जाएगा, नहीं, कैसे फेंक सकते हैं उनको। एक तो जो चित्रकार जिसने बनाया, हो सकता है वो निपट गया हो तो उसकी याद में वो रखी हो, ठीक है ना, पहली चीज। दूसरी बात, वो महंगी पेंटिंग है, तो ऐसा नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक यौगिक जो होता है, ठीक है ना, मतलब सॉरी, एक क्रिया जो होती है, जो ओजोनीकरण की होती है, ओजोन के साथ, ओजोन के साथ इसकी क्रिया कराई जाती है, इसका ऑक्सीकरण कराया जाता है। तो देखिएगा यहां पर ध्यान से, PbS, इसकी क्रिया कराई जाती है ओजोन के साथ, O3, इसकी क्रिया कराई जाती है ओजोन के साथ। तो ओजोन क्या करता है, इसका ऑक्सीकरण कर देता है, इसका ऑक्सीकरण कर देता है। ओजोन को तो तुम जानते हो, ओजोन को तुम जानते हो यदि, कि ओजोन बहुत अच्छे से टूट करके क्या देता है, O2 और O देता है, इसलिए बहुत अच्छा ऑक्सीकारक, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो यहां पर देखो जरा, ये क्या करेगा, ये वाली ऑक्सीजन इसको दे देगा और खुद इसमें परिवर्तित हो जाएगा। तो ये परिवर्तित हो गया ओजोन उसमें, और ये ऑक्सीजन इसको दे देगा, तो ये क्या बनाएगा, PbSO4। तो इसका मतलब यहां कितनी ऑक्सीजन लगेंगी, 4, तो ओजोन के कितने अणु लगेंगे, 4।
तो 4 ऑक्सीजन जाके इससे जुड़ जाएंगी और 4 O2 यहां से निकल जाएंगे, ये क्रिया होती। और इस प्रकार क्या होता है, जब ओजोन की क्रिया काले लेड सल्फाइड से कराई जाती, काले सल्फाइड से कराई जाती है, तो वो सफेद हो जाता है। तो उसके सफेद होने का कारण है लेड सल्फेट का बनना, लेड सल्फेट का बनना। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा PbSO4। तुम्हारे सामने है अभिक्रिया, ठीक है। तो ये है वो काला घटक और ये है वो सफेद घटक जो ओजोन के साथ क्रिया करके बनता है। बात समझ में आ गई। तो इस तरह से ये हमारे कंप्लीट क्वेश्चन हो जाते हैं। क्रिया लिख लो, क्रिया लिख लो और क्वेश्चन याद रखना। पेपर सेट जब ग्रुप में आएगा तो फिर अच्छे से ध्यान रखना, लास्ट क्वेश्चन है शायद ये। हो गया ना। तो ये पूरे 30 क्वेश्चन आपके हो जाते हैं। इन 30 क्वेश्चन में आपको कितने ऐसे लगे कि हमसे नहीं बन पाते, मुश्किल से 2 या 3 ऐसे होते जो आपको फंसाते, और मैं कह रहा हूं 5 भी फंसाते, 25 आपके क्या होते, सही होते, ठीक है ना। तो पेपर की क्वालिटी जो है, ये अपन ने ये तीसरा सेट हल किया है, ठीक है ना, 2016 के। और अपने को लग रहा है कि पेपर अच्छा आया था उस समय, ठीक है ना। तो अपने को ये भरोसा होना चाहिए कि अपनी कॉपी से सब कुछ आ रहा है, ठीक है ना। या 30 में से 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन तो आ रहे हैं, तो कॉपी से इतना फंस जाए बहुत है, ठीक है कि नहीं। चलिए, तो अब इसके बाद अपन लोग देखेंगे इंग्लिश, क्योंकि समय थोड़ा कम हो गया। फिर एक काम करेंगे, बॉटनी के 60 क्वेश्चन मंडे के दिन सॉल्व करवाएंगे, पिछला सेट भी और इसका सेट भी। या बोलो तो अभी बॉटनी करा देते हैं, इंग्लिश को मंडे के दिन देख लेंगे, जैसा आप सोचो। या टर्न बने रहने देते हैं, इंग्लिश का भी बने रहने देते हैं, और मंडे के दिन फिर एक साथ अपन 60 क्वेश्चन देख लेंगे। तुम्हारी जैसी इच्छा हो तुम बता दो।